हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड कुछ नए टर्म्स, नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत अगर अंडर द सेंट्रल फोर्स अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है, गति कर रहा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, कुल ऊर्जा जो होती है, वो कैसी रहती है? संरक्षित रहती है, मतलब कि वो कांस्टेंट रहती है। ये पता करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि अंडर द सेंट्रल फोर्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये हमारे को प्रूव करना है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो पहले। लिखो, केंद्रीय बल के अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत, केंद्रीय बलों के अंतर्गत किसी कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज कंजर्व्ड, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज कंजर्व्ड अंडर सेंट्रल फोर्स, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज कंजर्व्ड अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो रूल है वो फॉलो होता है सेंट्रल फोर्स में जब पार्टिकल मोशन कर रहा हो। तो लिखो, इसके अंदर लिखो, प्रूफ लिखो इसका। माना एक m द्रव्यमान का कण, माना एक m द्रव्यमान का कण केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है। माना एक m द्रव्यमान का कण केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है, तो उसकी गति का समीकरण निम्न प्रकार होगा। माना एक m द्रव्यमान का कण, माना एक m द्रव्यमान का कण केंद्रीय बल के अधीन गति करता है, केंद्रीय बल के अधीन गति करता है, तो उसकी गति का समीकरण निम्न प्रकार होगा। उसकी गति का समीकरण निम्न प्रकार होगा। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, if a particle is moving under central force, if a particle is moving under central force, if a particle is moving under central force, oh sorry, if a particle of mass m is moving, if a particle of mass m is moving under central force, then the equation of motion will be following, the equation of motion will be following। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर गति के समीकरण कैलकुलेट किए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट किए थे। अब उसका यूज करेंगे यहाँ पे। क्या कैलकुलेट करने के लिए? एनर्जी कंजर्वेशन को बताने के लिए कि आप जब एक पार्टिकल को केंद्रीय बल के अधीन गति करवा रहे हो, अंडर द सेंट्रल फोर्स अगर मोशन कर रहा है, तो उसका जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी कंजर्व, वो संरक्षित रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। देखो कैसे, गति का समीकरण जो है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है, तो उसकी जो गति का समीकरण वो तो हमारे को पता, तो उसका यूज करेंगे। तो गति का समीकरण, गति का समीकरण, एक समीकरण काम में लूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे को एक समीकरण पता है, ये होता है कि एफ आर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन होता है। दो इक्वेशन पढ़े थे ना, गति के समीकरण जो थे वो दो समीकरण थे, दो इक्वेशन थे। तो ये पहला था, इस पहले से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों को एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये होता है एक। दूसरी चीज, जो केंद्रीय बल होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, वो कंजर्वेटिव होता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में प्रूव किया था। लास्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट यूनिट में। तो केंद्रीय बल जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स सॉरी केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है। और संरक्षी बलों के लिए देखो ऐसा होता है, केंद्रीय बल के लिए, सिंस केंद्रीय बल के लिए क्योंकि केंद्रीय बल
संरक्षी बल होते हैं सिंस सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इसलिए क्या होगा, अतः F जो होता है माइनस du/dr, इस तरीके से ये लिख सकते हैं हम लोग। डेल यू होता है ना, ये इस तरीके से लिखते हैं हमने, माइनस du/dr लिखा था, ऐसा पहले भी पढ़ा है हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में। अब देखो ये जो F है, मैं इसको FR लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से देखो, ये इसके इक्वल होगा, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखो क्या होगा, m d² r/dt² माइनस r d(θ/dt) का होल स्क्वायर माइनस du/dr, ऐसा आएगा। ठीक है, जिसने नहीं छापा है इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं आगे कर रहा हूँ इसको। देखो ये जो है इसको हम लोग कुछ इस वे में लिख सकते हैं, क्या, इसको कुछ इक्वेशन नंबर लिख लो आप, इक्वेशन नंबर 3 कर दो इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब देखना, सिंस कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम जिसको बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसको लिखते हैं जैसे जे होता है आई ओमेगा, आई तो होता है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। जे जो होता है वो होगा आई d(θ/dt), सॉरी मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, एंगुलर आई जो होता है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको लिखते हैं mr², और जो ओमेगा होगा उसको लिखते हैं d(θ/dt). अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो d(θ/dt) जो है ये आएगा j/mr², इसको इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 लिख देते हैं इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 है ये d(θ/dt) यहाँ पे पुट कर दूँ क्या, करें, चलो समीकरण नंबर 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, बाई इक्वेशन 3 एंड 4, m d² r/dt² माइनस r d(θ/dt) का होल स्क्वायर, ये हुआ, सॉरी मुझे वैल्यू पुट करना था ना इसका, ये वैल्यू पुट करो इसका वैल्यू d(θ/dt) का वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे आके, तो इसका स्क्वायर होगा तो j² और इसका होगा m² r⁴ माइनस du/dr। पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं स्क्रॉल करता हूँ आगे। देखिए m d² r/dt², ये हो गया j²/m² r3 माइनस du/dr। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ। अब मैं कुछ और जुगाड़ बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ देखना, ऐसा है, अगर मैं d/dr डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, किसका अवकलन कर रहा हूँ मैं, 1/r² का, 1/r² का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होगा, देखो d/dr r² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ r⁻², इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका अवकलन होगा -2 और r⁻³ r⁻³ मतलब r³ ऐसा हो गया। तो ये जो आ गया d/dr 1/r² आ गया आपके पास में -2/r³, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस 2 को इधर ले आया तो 1/2
डी बाई डी आर 1/r² माइनस 1/r³। ऐसे आया। इसको कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। पहली चीज़ तो ये जुगाड़ क्यों बनाया हमने ये सब कुछ गेम क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर 1/r³ है, इसको यहाँ से रिप्लेस करना है। लेकिन ऐसा ही क्यों करना है, इसका लॉजिक अभी थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा कि हमने 1/r³ का इसको इसी तरीके का क्यों बनाया, ये आगे समझ आएगा। ठीक है, तो ये देखो माइनस भी है, माइनस 1/r³ को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6 कर दो, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 से, बाय इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, बाय 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 6 से बात करें तो देखो क्या आएगा, m d² r dt², इसमें आया j² m² और माइनस 1/r³ को ये लिख सकता हूँ, तो माइनस तो हो गया, प्लस ये लिखूंगा तो ये आएगा 1/2 d बाई डी आर 1/r², और ये बचा माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कैलकुलेशन देखिए, इसमें देखो m से मल्टीप्लाई कर दो, m d² r बाई dt² प्लस m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा j² 2 और एक m बच गया, m से एक कैंसिल आउट हो गया, d बाई डी आर 1/r² माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, आगे देखिए m d² r बाई dt², ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, केंद्रीय बल की अधीन गति होती तो जे तो कांस्टेंट रहता है, अंडर सेंट्रल फोर्स जे विल बी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, कोणीय संवेग जे कांस्टेंट है, एम वैसे कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के अंदर रखूं अवकलन के या बाहर रखूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको मैं अंदर भी ले जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अंदर ले जाऊं तो ऐसा आ जाएगा डी बाई डी आर j² बाई 2m और ये आ जाएगा r² माइनस डी यू बाई डी आर। कोई फर्क पड़ा नहीं। अब देखो ये है m d² r बाई dt², इसको उधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी आर, और ये भी नेगेटिव आएगा डी बाई डी आर j² अपॉन 2mr²। अब देखो जिस लॉजिक की मैं बात कर रहा था कि मैंने इसको ये इस तरीके का क्यों बनाया था, ये 1/r³ को d बाई डी आर की टर्म्स में क्यों लेके आया था, वो इसलिए लेके आया था क्योंकि देखो मुझे इधर ले जाके दोनों को d बाई डी आर वाला रखना था। उसको d बाई डी आर वाला इसलिए बनाया था क्योंकि d बाई डी आर वाला ये इसके साथ जाएगा तो दोनों एक ही टाइप के हो जाएगा, इसमें भी डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, इधर भी डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को d बाई डी आर वाला बना दिया हमने। आई बात समझ, ये हो गया। ये चलो आगे चलते हैं, तो ये हो गया माइनस डी बाई डी आर, अगर मैं एक साथ कर दूं तो ये हो जाएगा u प्लस j² अपॉन 2mr², इधर तो ये बच गया और इधर आया m d² r बाई dt²। ठीक है, अभी देखिए मैं दोनों तरफ dr बाई dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये भी अभी समझ आएगा। दोनों ओर dr बाई dt से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग विथ dr बाई dt, मल्टीप्लाइंग विथ dr बाई dt बोथ दी साइड्स। अगर dr बाई dt से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो m dr बाई dt d² r बाई dt² इक्वल टू dr बाई dt करना है ना, dr बाई dt d बाई डी आर u प्लस j² बाई 2mr²।
देखना, अब समझना एक बात जिसको मैं बताने वाला हूँ। इसमें डी आर से कैंसिल आउट हो गया, एक तरीके से डी बाई डी टी बच गया इधर, u प्लस जे स्क्वायर बाई 2mr²। इधर भी मैं ये चाहता हूं कि जो डिफरेंशिएशन है वो t के रिस्पेक्ट में हो जाए, ताकि दोनों तरफ सेम टाइप की चीज हो जाए। इधर देखना, मैं कुछ जुगाड़ बना रहा हूं, इसको मैं किसी और तरीके से लिखना चाहता हूं, और वो जो तरीका है वो मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझना इस बात को। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर m बाई 2, इसका d बाई डी टी करूँ अगर मैं, इसको ऐसे लिखा है। अगर इसको वापस से सोल्व करूं तो ये आ गया, इसका मतलब सही लिखा है। अगर इसको वापस से सोल्व ओपन करने पर अगर ये नहीं आता, इसका मतलब मैंने गलत तरीके से लिखा है। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो, इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो देखो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो m बाई 2 है इसका, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू डी आर बाई डी टी, स्क्वायर का हो गया ये तो। अब r का होगा इसका, डी आर बाई डी टी का, अरे पहले तो स्क्वायर का हो गया, डी आर बाई डी टी का होगा, डी आर बाई डी टी का हो जाएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, m डी आर बाई डी टी, m डी आर बाई डी टी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ये इसका मतलब है कि इसको वापस से सोल्व करने पे ये आ गया, ठीक है, ये मिल गया। इसका मतलब है कि मैं इसको ये लिख सकता हूं। अब सुनो मेरी बात, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको यही बनाना है? अरे मुझे तो पता था इसलिए मैंने बना दिया। आपको कैसे पता चलेगा कि इसको ऐसे बनाऊं? ये करने के बाद तो पता चल रहा है कि इसका, इससे ये आ रहा है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मैं इसको कैसे लिखूंगी? रटना नहीं है, लॉजिकली ध्यान में रखना। मैं अभी बताता हूं, ये क्या है, डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, तो ये वी स्क्वायर, ये क्या है m, ये क्या 1/2 mv स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा है, ये काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का टर्म बनाना है, इधर पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, ये रोटेशनल एनर्जी का टर्म है, ये घूर्णन ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है, तो इधर काइनेटिक एनर्जी का टर्म बनाना है। अब लॉजिकली ध्यान में रहेगा कि अपने को क्या बनाना है, 1/2 mv स्क्वायर बनाना काइनेटिक एनर्जी, v को डी आर बाई डी टी का स्क्वायर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इस तरीके से बनाना है, ये थोड़ा सा लॉजिकली आप ध्यान रख सकते हो, ताकि आपका लॉजिक सेट होता रहेगा, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, d बाई डी टी ये है 1/2 mv स्क्वायर, उधर उसको भी इधर ले आता हूँ, उसमें भी d बाई डी टी का डिफरेंशिएशन में ही है, तो इसमें भी ये इधर लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ u को, उधर कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया, वो पूरा पूरा इधर आ गया, दोनों में डी बाई डी टी एक ही, मतलब ये ऑपरेटर काम कर रहा है, तो ये आ गया। अब देखो, इसका अवकलन जीरो है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो है। जिसका भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जिसका भी अवकलन जीरो होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो नियत रहता है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब है कि 1/2 mv स्क्वायर प्लस जे अपॉन 2mr स्क्वायर प्लस u, ये क्या है, नियत है, कांस्टेंट। यही तो प्रूव करना था हमारे को, अरे यही तो बताना था कि टोटल एनर्जी है ये कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। 3 टर्म है, ये जो 1/2 mv स्क्वायर वाला ये तो गतिज ऊर्जा है, 1/2 mv स्क्वायर जो है वो तो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है ये तो, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये जो है जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, इसको बोलते हैं घूर्णन की गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और U जो है इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो जो तीनों एनर्जी है वो उनका जो टोटल ई है वो कांस्टेंट है, नियत है। और ये कब है, हमने सारे जो कैलकुलेशन किए वो केंद्रीय बल के अधीन किए, सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन में किया है। इसका मतलब हो गया कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब संरक्षित रहेगी। तो लिख लो नीचे, अतः केंद्रीय बलों के अंतर्गत, पहले तो ये पॉज करके छाप लो जो भी है, अतः केंद्रीय बल के अंतर्गत, अतः केंद्रीय बल के अंतर्गत, अतः केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए कण की, अतः केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए कण की, अतः केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अतः केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया है ना। Hence total energy is conserved. Hence total energy is conserved. Hence total energy is conserved in the motion under central forces. Hence the total energy is conserved in the motion under central forces. ठीक है, ओके।